नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। बेटा कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को डिस्कस किया था, जो कि 3x3 मैट्रिक्स के इन्वर्स हमें फाइंड करना था उन क्वेश्चंस में। तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने वो क्वेश्चन पहले डिस्कस किए थे और मिसलेनियस को वहाँ पे रोक दिया था। उससे पहले हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था, जो पीएमआई पे बेस्ड थे, है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और क्वेश्चन नंबर 3 उसी से बेस्ड क्वेश्चन था जो आपको होमवर्क दिया था। आई होप कि वो क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। सो आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। ओके, सो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। ध्यान से सुनो, क्या क्वेश्चन है कि आपको बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक शो करना है जब ए इज सिमेट्रिक हो, और बी ट्रांसपोज ए बी को स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है जब ए इज क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले हम लिख देते हैं कि टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक when A is symmetric and B transpose AB is skew symmetric when A is skew symmetric, है ना, यही तो दिया है। ओके, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि B ट्रांसपोज AB आपको सिमेट्रिक शो करना है, मतलब बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आना चाहिए व्हेन ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो। ओके, और अनदर उसने बोला है प्रूव करने के लिए कि बी ट्रांसपोज ए बी स्क्यू सिमेट्रिक आना चाहिए जब आप जब ए स्क्यू सिमेट्रिक हो, दैट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है ना, वही तो बोला है कि बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक होना चाहिए जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर, और बी ट्रांसपोज ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए जब ए स्क्यू सिमेट्रिक हो, ना, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए। तो फर्स्ट इसको प्रूव करते हैं। ओके, सो देखें यहाँ पे, सो प्रूफ देखते हैं। ओके, पहले इसको देखते हैं, बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी। ओके, सो LHS लेंगे। ओके, सो बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, आपको पता है एक रिजल्ट कि ए बी ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। और आपको एक रिजल्ट और पता है कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ए होता है। सो यहाँ से बी ट्रांसपोज, अच्छा इसके लिए क्या कंडीशन है, फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं ना अभी हम, तो इसके लिए कंडीशन है कि व्हेन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, क्योंकि ए सिमेट्रिक होगा जब हमें इसे सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो ए ट्रांसपोज की जगह तो ए आ जाएगा, और ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज क्या होता है, तो बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज क्या होगा, बी। तो देखो हमने इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, तो फर्स्ट तो आ गया। अब हम सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड में हमें प्रूफ करना है, नाउ सेकेंड में हमें प्रूफ करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज ए बी वेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, दैट मीन्स ए ट्रांसपोज माइनस ए। तो यहाँ से LHS लेंगे बेटा, तो LHS क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज, सेम लगेगा यहाँ पे ये रूल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, है ना। फिर हमें पता है कि क्वेश्चन इसके लिए कंडीशन है कि ए ट्रांसपोज माइनस ए है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये सेम ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज कितना होता है, ए होता है, तो यहाँ पे तो बी ट्रांसपोज आ जाएगा, ये वैल्यू माइनस ए आ जाएगी और ये आ जाएगा बी, तो क्या आ जाएगा, माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो फर्स्ट में आपको ये करना था और सेकेंड में आपको ये करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। ओके, सो आप इसको नोट करो, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 9 तक के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो आप ट्राई करना, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं।
आप देखें यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 10 है और जो क्वेश्चन नंबर 10 में जो 2 पार्ट दिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में देखे थे। और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जब मैट्रिक्स, अगर वो नहीं बोलता है कि आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा से फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट भी कैसे फाइंड करते हैं, है ना। तो वो सेम उसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए लैंग्वेज प्रॉब्लम है कि ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड, है ना। तो 3 प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड, तो इसको एक्स लिख दो, इसको वाई और इसको जेड, है ना। 3 प्रोडक्ट है एक्स वाई एंड जेड विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, और उसने दिया हुआ है कि मार्केट 1 एंड मार्केट 2। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो, ओके। और उसने सेल बताया कि जो एक्स प्रोडक्ट है वो मार्केट 1 में इतना, वाई प्रोडक्ट में और मार्केट 1 में जेड प्रोडक्ट, ओके। अब जो क्वेश्चन उसने पूछा है हमसे वो ये बोल रहा है कि इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर ₹2.50, ₹1.50 एंड ₹1 रिस्पेक्टिवली, ओके। आगे लिखता है फाइंड द टोटल रेवेन्यू, ओके। आपको टोटल अमाउंट फाइंड करना है इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। अगर बेटा यहाँ से वो बस इतना सा क्वेश्चन रहता कि फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट, ओके, तो आप क्या करते कि आपको टोटल प्रोडक्ट मार्केट 1 के लिए, मार्केट 1 में एक्स में 10,000 प्रोडक्ट है, ओके, और ईच, है ना। और इफ यूनिट सेल प्राइस एक्स वाई जेड की दी हुई है ना, ईच प्रोडक्ट के लिए, तो 2.50 आ जाएगा। फिर वाई के लिए कितने प्रोडक्ट है, 2000, तो इसके लिए क्या रहा प्राइस है 1.50। फिर इसके लिए क्या है, जेड के लिए 18,000, और फिर इसकी प्राइस क्या है 1 रुपये। तो ये मार्केट 1 का आ जाएगा। सेम मार्केट 2 में कर लोगे, है ना। मार्केट 2 में 6,000 में 2.50, 20,000 में 1.50, 8,000 में 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। अगर वो आपसे डायरेक्ट बोलता यहाँ तक क्वेश्चन, बट उसने बोला आपसे क्वेश्चन में कि यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ करके टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो आपको यहाँ से थोड़ी तो हिंट ये मिल गई कि मुझे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है ना, मुझे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब जो मुझे प्रोडक्ट की जो मैट्रिक्स दी गई है, वो जो मैट्रिक्स दी गई है उसका मैं, जो मैट्रिक्स मुझे दी गई है मैं उसका सेम ऑर्डर जो जैसे दी गई है वैसे अगर इसको मानता हूँ तो इसमें 2 रोज़ है और कितने कॉलम है 3, तो इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम है। अब अगर मुझे मल्टीप्लाई इसका करना है ना, प्राइस के साथ, है ना, यूनिट सेल प्राइस के साथ, अगर मुझे इसका यूनिट सेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कैसे होगा कि इस मैट्रिक्स का कॉलम इस मैट्रिक्स की रो के इक्वल हो, ओके। और आपको पता है कि आपके पास टोटल 3 प्राइजेस है, मतलब आपके पास 3 रोज चाहिए, तो आप 2.50 आप इनको ऐसे लिखो, तभी तो आपके पास 3 रोज बनेगी। और कॉलम कितना बन रहा है, ये 1 बन रहा है। तो देखो इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है, ओके, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। अच्छा, अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट 1 में यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 2,000, यहाँ पे 18,000, यहाँ पे 6,000, यहाँ पे 20,000 एंड यहाँ पे 8,000। ये मार्केट 1 है एंड ये फॉर मार्केट 2, ओके। अब आपको इसमें टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है फॉर ईच मार्केट, ओके। तो कैसे होगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों मैट्रिक्स का, तो इसका रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स 10,000 इंटू 2.50 प्लस 2,000 इंटू 1.50 प्लस 18,000 इंटू 1, ओके। सेम यहाँ पे 6,000 इंटू 2.50 प्लस 20,000 इंटू 1.50 प्लस 8,000 इंटू 1, ओके। दिस इज फॉर मार्केट 1 एंड दिस इज फॉर मार्केट 2। इनका मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे तो आपको टोटल रेवेन्यू मार्केट 1 का मिल जाएगा, टोटल अमाउंट मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे भी टोटल अमाउंट फॉर मार्केट 2 मिल जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करना है और इनको ऐड करना है, तो आपको यहाँ से
आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल जाएगा। तो आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको पार्ट बी बताता हूँ इसका। ओके बेटा, अब पार्ट बी देखिए, इसमें बोला है कि इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबाउट 3 कमोडिटीज़ आर ₹2.2, ₹1 एंड 50 पैसे। अगर हम इसको रुपीज़ में चेंज करें 50 पैसे को, तो ये ₹0.50 आ जाएंगे। ओके, रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, मतलब एक्स वाई और जेड के लिए तीनों प्राइस दी गई है। तो फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको यहाँ से एक ध्यान तो ये देना है कि इसमें कॉस्ट दिया हुआ है, यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है, और वो जो ए पार्ट था उसमें यूनिट सेल दिया गया था। मतलब जब उसने परचेस किया तो उसे एक्स के लिए पर यूनिट सेल ₹2, वाई के लिए ₹1 और जेड के लिए 50 पैसे पे करने पड़े। बट जब आप सेल में देखेंगे तो यहाँ पे 2.50, यहाँ पे 1.50 और यहाँ पे ₹1 है। मतलब उसने जितने में कॉस्ट किया उससे ज़्यादा में उसने उसको बेचा, मतलब उसे प्रॉफिट हुआ। तो बोल रहा है कि मार्केट 1 और मार्केट 2 का ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना है कि टोटल जितने भी प्रोडक्ट थे उसमें आप सोल्व करके टोटल प्रॉफिट निकालो कि प्रॉफिट उसको कितना हुआ होगा। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक काम तो ये कर सकते हो, है ना, क्या कि ये मैट्रिक्स बना दो सेम, है ना, 2x3 की, और सेम इन प्राइस को रख दो यहाँ पे, है ना, 2 और ₹1 और 50 पैसे, है ना, इनको रख दोगे यहाँ पे और सेम मैट्रिक्स रख दोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, आपके मार्केट 1 और मार्केट 2 का आ जाएगा। बट वो प्रॉफिट नहीं आएगा। प्रॉफिट कब आएगा, जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे। ओके, तब आपका क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि हम यहीं पे डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ओके, सो प्रॉफिट फॉर प्रोडक्ट एक्स, है ना। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना था, वैसे प्रॉफिट होता क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। तो सेलिंग कितना था इसका, एक मिनट में देख लेता हूँ। सेलिंग यहाँ पे था 2.50 माइनस एक्स के लिए बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो है, तो यहाँ पे ₹0.50 आ जाएंगे, है ना। सिमिलरली अगर आप प्रॉफिट फॉर प्रोडक्ट वाई की बात करें, तो प्रोडक्ट वाई में प्रॉफिट कितना होगा, उसका सेलिंग प्राइस ए पार्ट में 1.50 था और जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹1 है, तो यहाँ पे भी ₹0.50 आएंगे। और प्रॉफिट फॉर प्रोडक्ट जेड, तो प्रोडक्ट जेड के लिए यहाँ पे ₹1 था और यहाँ पे जो वो पे कर रहे हैं वो 50 पैसे पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, ₹0.50। अब आपको लास्ट में मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन नहीं करना होगा, क्योंकि हमने डायरेक्ट यहाँ पे पहले ही प्रॉफिट इसका रुपीज़ में निकाल लिया। अब हम डायरेक्ट मैट्रिक्स लिखेंगे, तो मैट्रिक्स क्या है, 10,000, 2,000, 18,000 और 6,000, 20,000 और 8,000, है ना। अब ये जो इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 रोज़ और 3 कॉलम है। तो आपको जो मैट्रिक्स चाहिए उसका यहाँ पे अगर कॉलम मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ कॉलम रो के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 रोज़ होना चाहिए। तो 3 रोज़ क्या हो जाएगी, 0.50, 0.50 और 0.50, है ना, ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3x1। तो जो नया ऑर्डर आएगा उसका ऑर्डर, नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 2x1 होगा। अब आपको क्या करना है, इस रो का इसमें मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम में, और फिर इस रो का फिर से इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। ओके बेटा, तो आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो उसमें क्या मिल जाएगा, आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्केट 1 के लिए। यहाँ पे जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये मार्केट 1 है और ये मार्केट 2 है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मार्केट 1 इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, तो आपके मार्केट 1 और मार्केट 2 का ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट आप इन अमाउंट के साथ करते, तो आप सोल्व करने के बाद जो आपका ए पार्ट में जो आंसर आया था आप उससे माइनस कर देते, तब भी आपका सेम आंसर आता है ना। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था, इसको नोट करो।
बेटा क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में आपको हिंट दे देता हूँ। वो आपसे बोल रहा है कि आपको x एक मैट्रिक्स फाइंड करना है और x का इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और इक्वल में एक नया मैट्रिक्स दिया गया है ना। इक्वल जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, 2 रोज और 3 कॉलम है उसमें। चलो पहले यहाँ पे बात करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक मैट्रिक्स x मानना होगा। सो लेट मैट्रिक्स x। अब आपको उस मैट्रिक्स x में क्या ऑर्डर मानना होगा वो आपको यहाँ ध्यान देना है। देखो कैसे, आपको मैट्रिक्स x मानना है ना। तो इस मैट्रिक्स का पहले मुझे ये बताओ कि इसमें कितनी रोज है 2 और कितने कॉलम है 3। तो आपको पता है कि इसकी रो और उसका कॉलम दोनों इक्वल होते हैं, है ना। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तभी तो मल्टीप्लाई होता है। ये दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे जो x मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई होने के लिए इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल होना चाहिए। तो इसकी रो 2 है तो इसका कॉलम भी 2 होना चाहिए। ये तो हो गया। अब जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो नया ऑर्डर आएगा, है ना, अभी यहाँ पे कुछ एलिमेंट नहीं है, तो जो नया ऑर्डर आएगा वो इसका ऑर्डर ये होगा। और वो बोल रहा है कि ये जो इक्वल है वो नए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 के इक्वल है। तो मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल तब होते हैं जब उनके ऑर्डर इक्वल हो। तो अगर यहाँ पे 3 तो कॉलम है तो यहाँ भी 3 कॉलम है, तो यहाँ 2 रो है तो यहाँ भी क्या होगी, यहाँ भी क्या होगी, 2 रोज होगी, है ना। इसका मतलब यहाँ पे 2 रोज है। तो ये जो नया जो मैट्रिक्स x है उसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो आप कोई भी 2 क्रॉस 2 के 4 एलिमेंट मान लो a b c d, है ना। यहाँ पे मान लो a b c d 4 एलिमेंट, और आप पहले इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो ये मैट्रिक्स ए बी सी डी फॉर्म में बन जाएगी और फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करके वहाँ से ए बी सी और डी को आप फाइंड कर लोगे। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था जो आप सोल्व करेंगे। ओके, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसको डिस्कस करते हैं ना। देखो अभी तक हम पीएमआई पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये सेम क्वेश्चन फिर से पीएमआई पे है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, है ना। दो मैट्रिक्स दी गई है ए और बी, और वो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स से सेम ऑर्डर की, सच दैट कंडीशन है, गिवन कंडीशन है कि ए बी बी ए के इक्वल है। ओके, उसने क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए बी बी ए के इक्वल है। अब आपको प्रूव करना है बाय इंडक्शन, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दैट ए बी टू द पावर एन इज इक्वल टू बी टू द पावर एन इंटू ए। आपको फिर फर्दर वाला पोर्शन हम बाद में देखेंगे, पहले हम बाय इंडक्शन इसको प्रूव करते हैं। तो क्या करते हैं, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन, वही करते हैं ना हमेशा, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन। तो इसको पी एन के इक्वल रखेंगे तो पी एन क्या आ जाएगा, है ना, जो स्टेटमेंट उसको लिख दो ए बी, है ना, ये स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर एन इक्वल टू 1, तो यहाँ से P1 निकालेंगे। सो P1 क्या आ जाएगा, n की जगह 1 रखेंगे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू बी ए। और ये ट्रू है कि नहीं, ये ट्रू है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही बोला है कि ए बी और बी ए दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो वो दिया है ना, ये गिवन है, पोर्शन है ना, ये क्वेश्चन में उसने दिया है, इसका मतलब विच इज ट्रू। ओके, अगर ये ट्रू आ जाता है तो फिर क्या करते हैं, है ना, लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। तो अब इस रिजल्ट को हम मान लेते हैं कि ये एन इक्वल टू के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो हम इसको लिख देंगे ए बी टू द पावर के इज इक्वल टू बी टू द पावर के ए, और इसको इक्वेशन 1 लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, नाउ वी विल प्रूव दैट द रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1। तो पी के प्लस 1 क्या आ जाएगा, पी के प्लस 1 क्या आ जाएगा, है ना। पहले हम स्टेटमेंट तो लिखते हैं कि होगा क्या, आएगा ए टू द पावर ए बी टू द पावर के प्लस 1 इक्वल आना चाहिए बी टू द पावर के प्लस 1 ए, है ना। यही तो आएगा ना, देखो ना यहाँ एन रखोगे तो। ओके, अब आपको यहाँ से इस LHS को लेके चलना है और RHS को यहाँ पे आपको प्रूफ करना है। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी टू द पावर के प्लस 1। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बी टू द पावर के इंटू बी लिख सकता हूँ,
यस लिख सकता हूँ। और इक्वेशन वन से हमें क्या पता है, हमें पता है इक्वेशन 1 से कि देखो ना ए बी टू द पावर के किसके इक्वल है, बी टू द पावर के इक्वल है बी टू द पावर के इंटू ए, है ना। तो ये वैल्यू की जगह हम रखेंगे बी की पावर के ए बी, ओके। और फिर आपको गिवन है क्वेश्चन में कि ए बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है, तो फिर ए बी की जगह क्या रखेंगे, बी ए के। बेटा आपको समझ में आ रहा है ना कि ये मैं केस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बी की पावर के प्लस 1 ए चाहिए। तो अभी मेरा यहाँ नहीं बन रहा था, इसलिए फिर मैंने इसको रिप्लेस किया और बी की पावर के ए बी की जगह फिर मैंने बी ए रखा। अब आप देखो ये दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो बी टू द पावर के प्लस 1 ए ये आ जाएगा। तो क्या लिख दोगे 10, है ना, आ गया ना LHS RHS इक्वल, है ना। तो क्या लिखोगे 10 pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू, है ना। hence the result is true for all natural number n belongs to n, okay। hence with the help of PMI Pn is true for all natural number n belongs to n, okay। ऐसे लिख दोगे, ये यहाँ तक तो हो जाएगा, है ना। मतलब आपका यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया। अब आपको आगे बोल रहा है कि फर्दर प्रूव दैट ए बी होल पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अब आपको फिर आगे इसको भी प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ PMI, ओके। तो यहाँ से सोल्व करता हूँ। अब मैं बेटा डायरेक्ट ये जो स्टेटमेंट में लिखता हूँ ना ये नहीं लिखूंगा मैं, वो स्टेटमेंट आप लिखना है ना, मैंने एक बार बता दिया है। अब आप मैं डायरेक्ट करता हूँ। सबसे पहले Pn मान लूँगा इसको, तो Pn आ जाएगा ए बी होल पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन, है ना। स्टेटमेंट सब आप लिखना, मैं डायरेक्ट n इक्वल टू 1 के लिए चेक करता हूँ। तो P1 आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू, सो ए बी इज इक्वल टू ए बी यहाँ से आ गया, ओके। फिर n इक्वल टू के रखूँगा, तो बेटा n इक्वल टू के रखने पे मुझे क्या मिलेगा, ए बी टू द पावर के इज इक्वल टू ए टू द पावर के बी टू द पावर के, इक्वेशन नंबर 1। फिर n इक्वल टू के प्लस 1 रखूँगा, है ना। इसको हम ट्रू मान लेते हैं, जिसको 1 लिखते हैं और फिर इसके लिए प्रूव करते हैं। सो ए बी की पावर के प्लस 1 को मैं क्या लिखूँगा यहाँ से, ए टू द पावर के प्लस 1 बी टू द पावर के प्लस 1। फिर LHS लेके सोल्व करूँगा, तो LHS में मैं ये लूँगा ए बी टू द पावर के प्लस 1। अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए बी की पावर के इंटू ए बी। इक्वेशन 1 से ये किसके इक्वल है, ए टू द पावर के बी टू द पावर के और ए बी, ओके। अब बेटा आपको ए टू द पावर के प्लस 1 और बी टू द पावर के प्लस 1 बनाना है। तो ये बी टू द पावर के प्लस 1 कब बनेगा, जब यहाँ बी आएगा। तो आप यहाँ बी कैसे, आपको पता है कि ए बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है। तो आप ए बी को बी ए से रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो आपका बी टू द पावर के प्लस 1 बन जाएगा, है ना। ये क्या बन जाएगा, ए टू द पावर के, ये बन जाएगा बी टू द पावर के प्लस 1 ए, ओके। अब आपको उसने बोला है कि फर्दर प्रूव करना है। अच्छा, अब आप देखो ये जो वैल्यू है बी टू द पावर के प्लस 1 ए, ये हमने प्रूव भी कर दी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो बी टू द पावर के प्लस 1 किसके इक्वल है, ए टू द पावर, है ना, बी टू द पावर के प्लस 1 ए किसके इक्वल है, ए बी टू द पावर के प्लस 1 के, है ना। जो हमने लास्ट रिजल्ट प्रूव किया है PMI का, उसकी हेल्प लेनी है हमको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए टू द पावर के, इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए बी टू द पावर के प्लस 1। फिर ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए टू द पावर के प्लस 1 बी टू द पावर के प्लस 1, जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है ना। दस द रिजल्ट इज ट्रू, है ना। दस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर PK प्लस 1 वेन एवर PK इज ट्रू, ओके, विद द हेल्प ऑफ PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, ओके। सो आपको ऐसे सोल्व करना था इस क्वेश्चन को। पहले आपको इंडक्शन से इसको प्रूव करना था, है ना। कंडीशन थी कि ए बी इजिकल टू बी ए और इक्वेशन 1 का यूज़ करके, और फिर जो रिजल्ट आता है इस रिजल्ट का यूज़ करके आपको फर्दर इसको प्रूव करना था विद द हेल्प ऑफ PMI। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। अब लास्ट कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा। एक मैट्रिक्स ए दिया है, कंडीशन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, तो आपको इन 4 ऑप्शन में से फिल करना है। तो ए स्क्वायर मतलब इन दोनों ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है ए में ही, ओके। तो अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा,
और आई मतलब ये 2 क्रॉस 2 का है तो ये भी 2 क्रॉस 2 की होगी आई मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करो, है ना, ऑर्डर इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल हो गया क्योंकि 2 क्रॉस 2 है तो ये भी 2 क्रॉस 2 ही है ना। तो इसका इसमें करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा आ जाएगा। इसका इसमें करोगे तो अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। इसका करोगे तो अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा आ जाएगा। और इसका करोगे सो बीटा गामा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ये आ जाएगा 1001। आगे लिखोगे इसको तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये 0, ये भी 0 और ये भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इजिकल टू 1001, है ना। तो ये तो सब, ये 0 इसके 0, ये 0 इसके इक्वल है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल। और ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के, तो इसको लिखोगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इजिकल टू 1। तो यहाँ से एक आंसर तो ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इजिकल टू 0। एक आंसर तो ये आएगा, या 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, एक आंसर ये आएगा। दोनों में से जो आंसर में मिले आप टिक कर दो। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 कहीं पर भी नहीं, चारों ऑप्शन में +1 है तो ये तो होगा नहीं। तो ये देखो ये किस में आ रहा है, दो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस बीटा गामा इसमें आ रहा है। ओके, तो सी आंसर सही होगा। चलो यहाँ आ जाओ। इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, तो इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक, इसका क्या मतलब है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। और इफ़ ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, बोथ है ना, इफ़ ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है। इक्वेशन 1 और 2 लिख दो। इक्वेशन 1 और 2 से ए इक्वल टू माइनस ए आएगा तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू 0 आएगा, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि जो a मैट्रिक्स है वो क्या है, 0 मैट्रिक्स है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इसको नोट करो इतने। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन देखो। ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, कंडीशन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है और आपको ये शो करना है कि ये किसके इक्वल आए, इन 4 ऑप्शन में से आपको ये देखना है। ओके, चेक करना है। सो आई प्लस ए होल क्यूब -7a की वैल्यू निकालनी, कंडीशन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए का यूज़ करके। तो a प्लस बी का होल क्यूब है तो इसका यूज़ करो। सो आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3ia स्क्वायर -7 आएगा। ओके बेटा, अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैंने एक दिन आपको बताया था कि आइडेंटिटी का आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आइडेंटिटी ही मिलती है। तो आप क्यूब करोगे तब भी आपको आइडेंटिटी ही मिलेगी। इसको हम ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी में सेम आपको आइडेंटिटी मिलेगी। और आइडेंटिटी का अगर किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दूसरी मैट्रिक्स मिल जाती है। जैसे a इंटू आई करते हैं हम तो हमको a ही मिलता है ना। तो यहाँ 3a इंटू आई करेंगे तो 3a मिलेगा। सेम यहाँ पे भी 3a स्क्वायर ही मिलेगा और माइनस का 7 है। अच्छा, i प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है a, सो a इंटू ए आ जाएगा प्लस 3a। अच्छा, यहाँ पे भी a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है a, माइनस का 7 है। ओके, अच्छा ये a स्क्वायर बन जाएगा प्लस 3a माइनस 7 है। फिर a स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखोगे, a रखोगे, सो a प्लस 3a माइनस 7 है। तो ये कितना बन जाएगा, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, सो 7 है माइनस 7 है कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा आई। ओके, सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। ओके, सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 समाप्त होता है। ओके, सो अब अगली क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहे। ओके, बाय।